ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों एक बार फिर से अब हम आ चुके हैं लाइव। ठीक है। और आज का ये लाइव सेशन या फिर कहें कि ये वीडियो, आज की वीडियो क्लास 10th का आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है बच्चों, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की इस एक ही वीडियो के अंदर हिंदी का आपका जो सिलेबस है उसे हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है। और इस वन शॉट के अंदर क्षितिज भाग 2 आपकी जो बुक नंबर 1 है, इसके गद्यखंड यानी कि जितने भी आपके अध्याय हैं, जितने भी आपके चैप्टर हैं, हम ऑल चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। और हम लोग जो भी क्वेश्चन को देखेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे बच्चों, पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज में ऑलरेडी पूछे जा चुके, जिसके रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं जो भी अभी आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए। ठीक है ना। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वन शॉट रहने वाला है। तो फटाफट से शुरू करेंगे। एक बार सारे बच्चे मुझे बता दो कि आप सभी को ऑडियो और वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। और अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में आप देखो, आपका चैप्टर नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत और लखनवी अंदाज, 3 ये हो गए। और 3 चैप्टर, एक कहानी यह भी, नौबत खाने में इबादत और संस्कृति। टोटल 6 चैप्टर आपके आने वाला बोर्ड एग्जाम प्री बोर्ड एग्जाम दोनों में आएंगे, है ना। तो चलो देख लेते हैं, एक बार शुरू करते हैं अब हम। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बच्चों चैप्टर अपने 1 की, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। ठीक है। क्लास 10th का हिंदी का ये हमारा चैप्टर फर्स्ट कह लीजिए, 1 कह लीजिए, नेताजी का चश्मा। इस चैप्टर से आप मान के चलो कम से कम 8 से 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले 10 साल के पेपर में पूछे जा चुके हैं, है ना। तो उन सभी को हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहा करते थे। ठीक है। तो धीरे धीरे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो देखो, चश्मे वाला स्वयं किसी सेना का कभी हिस्सा नहीं रहा था, फिर भी वो एक सच्चा देश प्रेमी था। उसके भीतर देश का सम्मान, देश के लिए सम्मान, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रति गहरा आदर भाव था। नेताजी की मूर्ति पर मूर्तिकार के द्वारा चश्मा ना लगाने की गलती को वो स्वयं ठीक करता है, ताकि नेताजी का रूप, जो स्वरूप है, वो पूर्ण लगे और उनका अपमान ना हो। उनकी यही देशभक्तिपूर्ण भावना देखकर लोग उन्हें स्नेहपूर्वक कैप्टन कहने लगे, मानो वे वास्तव में देश की सेवा में तत्पर कोई सैनिक हो, है ना। तो असलियत में कैप्टन नहीं थे, बल्कि सेवा भाव की वजह से लोग उन्हें कैप्टन कहने लगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझो। हालदार साहब ने जब ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था और तुरंत बाद रोकने के लिए कहा, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब उन्होंने पहले कहा था कि मत रोकना, फिर बोला रोको, तो हालदार साहब पहले क्यों मायूस हो गए थे कि गाड़ी नहीं रुकवाना चाहते थे। तो क्वेश्चन ये आंसर ही होगा कि जब हालदार साहब को यह पता चला कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उनका मन थोड़ा उदासी से भर गया। उन्हें चिंता सताने लगी कि मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा। उन्हें ऐसा कोई और नागरिक दिख ही नहीं रहा था जो कैप्टन जैसी श्रद्धा और देशभक्ति रखता हो। इसी निराशा में वे गाड़ी रुकवाने से हिचकिचाए और बोले, चलो रुकना तो अब व्यर्थ सा लग रहा है, चलो आगे चलो, चौराहे से आगे चलो। लेकिन फिर आता है कि हालदार साहब, नहीं इतनी सी बात नहीं, यहाँ पे मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो नेताजी की मूर्ति पर किसी बच्चे के द्वारा ना सरकंडे का चश्मा लगा दिया गया नहीं, बना दिया गया। तो ये संदेश देता है कि आने वाली पीढ़ी में अभी भी देशभक्ति की भावना जीवित है। भले ही संसाधन सीमित हो, लेकिन मन की श्रद्धा और भावना अमूल्य होती है। यह चश्मा उस आशा का प्रतीक है कि बच्चे अपने देश के नायकों का सम्मान उनको देना जानते हैं और आगे चलकर वे देश की सेवा की जिम्मेदारी भी उठाएंगे। अब यही तीसरा क्वेश्चन, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे। तो हालदार साहब जब ये देखते हैं ना कि किसी छोटे बच्चे ने अपनी सरल सोच और सच्ची श्रद्धा से सरकंडे का चश्मा बनाकर नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया है, तो उनका हृदय भावुक उठता है। उन्हें लगता है कि देश में भले ही बड़े बड़े लोग अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएं, लेकिन नई पीढ़ी जो है, ये देश के प्रति प्रेम और सम्मान इनमें अब भी मौजूद है। यही दृश्य उन्हें आश्वस्त कर देता है और उनके अंदर देशभक्ति की जो भावना है वो जीवित हो जाती है। अब यहाँ पे बच्चों आशय स्पष्ट करना है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है
और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह प्रश्न उठाता है कि उस समाज का, उस समुदाय का, उस देश का क्या भविष्य होगा जो देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने वालों का मजाक उड़ाएं, ठीक है, और स्वयं अपने सिद्धांतों के साथ में समझौता करें। जो समाज अपने स्वार्थ के लिए तैयार रहता है और देशभक्तों की भावना को नहीं समझता, वह ना तो नैतिक रूप से मजबूत हो सकता है, ना ही उन्नति कर सकता है। ऐसी सोच समाज के पतन का संकेत देती है। ठीक है, फिर नेताजी का चश्मा पाठ के पात्र पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाला इस कहानी का एक रंगीन और विशिष्ट चरित्र है। वो एक मस्त मौला, मोटा सा काले रंग का व्यक्ति है जिसकी बड़ी सी तोंद है, ठीक है, जो हंसते समय हिलती रहती है। वह ग्राहक को पान बनाकर देता रहता है, लेकिन साथ ही आसपास की घटनाओं पर भी पैनी नजर रखता है। उसके मुंह में हमेशा पान भरा रहेगा। एम स्केडेंट मुस्कान लाल कहीं कहीं, इस तरीके से, है ना, मुंह में पान रहेगा। ऐ भैया जरा पान लगाओ तो, आई, ऐसे करके। तो उसके मुंह में हमेशा पान भरा रहता है, जिससे उसके दांत लाल तो कहीं काले पड़ गए। शुरू में वह कैप्टन की खिल्ली उड़ाता था, पर अंततः उसके मन में भी उनके लिए सम्मान आ गया। अगला क्वेश्चन, अरे वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, अरे पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखो। पान वाले की यह टिप्पणी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और एक छोटी सोच को दर्शाती है। उसने कैप्टन के शारीरिक अपंगता को देखकर उसे नकार दिया, जबकि वास्तविक में कैप्टन देशभक्ति और सेवा भाव से किसी सैनिक से कम नहीं थे। वे हर दिन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाते थे और यह कार्य पूरे समर्पण और आदर के साथ करते थे। इसीलिए शारीरिक सीमाओं के बावजूद नेताजी क्या नाम है, हाँ, कैप्टन, उसकी भावना और कर्म ही उससे सच्चा देशभक्त बनाते हैं। पान वाले का दृष्टिकोण संकुचित था, जबकि कैप्टन का हृदय बहुत ही विशाल था बच्चों। ठीक है, हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 6, वाक्य पात्र की कौन सी विशेषता को संकेत करते हैं। ठीक है, ये वाक्य आपको बताना है, ये पात्र की किस विशेषता को बताते हैं। जैसे हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते हुए नेताजी को देखते हैं, तो ये इनकी किस विशेषता को बताते हैं। तो इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि हालदार साहब के मन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए गहरी श्रद्धा और आदर है। उनका बार बार चौराहे पर रुकना यह दर्शाता है कि वे केवल नेताजी की मूर्ति को नहीं, बल्कि उनके विचारों, उनके बलिदान को नमन करते हैं। इनके अंदर देशभक्तों के प्रति सम्मान, भावनात्मक जुड़ाव है, जो उन्हें नेताजी के प्रति और आकर्षित करता है। अगला, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि पान वाले के मन में कैप्टन के प्रति बिल्कुल कहानी के अंत में स्नेह और संवेदना थी, जिसे उसने खुलकर कभी व्यक्त किया ही नहीं था। भले ही वह उसका मजाक उड़ाता था, लेकिन जब वह चला गया तो उस पान वाले को उस कैप्टन की कमी महसूस होने लगी। ये कड़वी सच्चाई है बच्चों कि जब कोई चीज़ हमसे दूर हो जाती है, चली जाती है, हमें उसकी सच्चाई, उसकी अच्छाई, उसकी अच्छी बातें तभी पता चलती है, उसकी ज़रूरत तभी महसूस होती है। तो अभी आपके पास में जो चीज़ है, जो लोग हैं, जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, उनको निभा लो, उनके साथ ज़िंदगी जी लो, पल जी लो। ना जाने अगले पल कब क्या हो। उसकी आंखों से निकले आंसू ये प्रमाण हैं कि कैप्टन के प्रति उसकी भावनाएं सच्ची और गहराई लिए थी, भले ही वे पहले छिपी हुई थी। ठीक है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। इस कथन से यह प्रश्न स्पष्ट होता है कि कैप्टन के मन में नेताजी और देश के लिए अत्यंत आदर प्रेम था। वो बिना किसी दिखावे आदेश के बार बार जाकर मूर्ति पर चश्मा लगाता था। यह उसकी आत्मिक देशभक्ति और भाव को दर्शाता है। उसकी यही क्रिया सच्चे निस्वार्थ भावनात्मक जुड़ाव को प्रमाणित करती है, जो उसे कैप्टन भी बना देती है एक तरीके से, है ना। अब एक क्वेश्चन ये है, लेखक का अनुमान है कि नेताजी की मूर्ति बनाने का काम मजबूरी में ही स्थानीय कलाकार को दिया गया। मूर्ति बनाने के काम मिलने पर कलाकार के क्या भाव रहे होंगे? तो मूर्तिकार भले ही मजबूरी में चुना गया हो, पर उसने ये अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा उसके लिए। उसके मन में गर्व रहा होगा कि अरे, नेताजी जैसे महान देशभक्त की मूर्ति बनाने का सौभाग्य मुझे मिला है। उसने पूरी निष्ठा से अपने हुनर का प्रदर्शन किया होगा, ताकि उसका काम लोगों के मन में एक अमिट छाप छोड़ सके। शायद उसने यह भी चाहा हो कि यह अवसर उसके भविष्य को दिशा दे, है ना। तो इस चैप्टर से टोटल मिला के 7 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। ठीक है,
अब हम बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर की तरफ। तो एक बार सारे बच्चे बताओ, क्या आप लोग तैयार हो अपने नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को समझने के लिए? अगर हाँ तो जल्दी से यस सर। और जिसने भी सेशन को अभी तक भी लाइक नहीं किया है, सारे बच्चे सेशन को फटाफट से लाइक कर दो, जिसने भी अभी तक नहीं किया है। और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए, जिसने भी लाइक शेयर नहीं किया फटाफट से कर दो। हाँ जी सर, और वो भी बोल्ड लेटर्स में। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। जिसने लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करो। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो अब आता है हमारा अगला चैप्टर क्लास 10th का। ये हमारा हिंदी का चैप्टर है बाल गोविंद भगत जी का, है ना। तो आओ क्वेश्चन शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो बाल गोविंद भगत संपूर्ण व्यक्तित्व कैसा था उनका? सच्चे साधु की छवि है उनकी। अब आओ इसको थोड़ा तोड़ तोड़ के धीरे धीरे पढ़ते हैं। देखो, बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व पूर्णतः साधु सुलभ था। लगभग 60 वर्ष के भगत गोरे चिट्टे मंझोले कद के व्यक्ति थे, जिनके बाल सफेद हो चुके थे। वे कबीर के पद गाते थे, उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते थे। वे झूठ नहीं बोलते और कभी झगड़ा भी नहीं करते थे। वे हर वस्तु को साहब की मानकर उसको उपयोग में लाते थे। उनके खेत की उपज पहले मठ में अर्पित करते थे, फिर वहां से जो उन्हें मिलता था प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेते थे। उनके वस्त्र भी बहुत ही साधारण थे। कमर में लंगोटी, सिर पर रेपी और सर्दियों में काली कमली, माथे पर चंदन का तिलक और गले में तुलसी की माला। उनका पूरा जीवन एक आदर्श संत जैसा था। ठीक है, कैसा था? आदर्श संत जैसा। दूसरा, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो बाल गोविंद भगत खेतीबाड़ी से जुड़े एक सामान्य गृहस्थ होते हुए भी अपने आचरण की वजह से, अपनी सोच की वजह से साधु कहलाते थे। कैसे? वे कबीरपंथी थे, कबीर को ही अपना जीवन दिशा मानते थे। भगत यानी बाल गोविंद भगत केवल कबीर के पदों को गाते थे, उन्हीं के सिद्धांतों का पालन करते थे। वे सत्यवादी, स्पष्टतावादी व्यक्ति थे। वे बिना लाग लपेट के बातें कहना उन्हें ज्यादा पसंद था, उनकी आदत थी। लेकिन किसी से झगड़ा नहीं करते थे। दूसरों की वस्तु बिना अनुमति के कभी नहीं लेते थे। उनके भीतर लालच नाम की तो भावना थी ही नहीं। जो कुछ भी उनके पास था उसी में वो संतुष्ट थे। खेत में उगी फसल को वो पहले मठ में देते थे, अर्पित करते थे, वहां से जो मिलता था प्रसाद रूप में उसी से काम चलाते थे। उनके इस त्याग और साहस साधुता भरे जीवन ने उन्हें साधुओं को श्रेणी में ला दिया। भले ही वो यहाँ पे लोगों के साथ में रहते हों, लेकिन फिर भी साधु थे, है ना। अगला, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की? तो जब भगत की पुत्र की मृत्यु हुई तब उन्होंने उसे एक चटाई पर लिटाया, सफेद चादर से ढक दिया और स्वयं कबीर के पद गाते हुए अपनी भावना को व्यक्त किया। उन्होंने अपनी पुत्र वधू से रोना बंद करने और इस मौके को उत्सव की तरह मनाने को कहा। उन्हें संतोष था कि उनका बेटा अब परमात्मा से जा मिला है, जैसे कोई वृहणी अपने प्रियतम से मिल गई हो। भगत के अनुसार आत्मा अमर होती है और शरीर नश्वर होता है, इसीलिए वे इस विषय को विलाप नहीं बल्कि आध्यात्मिक मिलन का अवसर मानते हैं। हम नॉर्मली किसी की डेथ होती है तो क्या होते हैं, बेसिकली सब लोग जो है रोते हैं, बट इन्होंने उसे आध्यात्मिक मिलन बताया है। यही होता है ज्ञान। ठीक है। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो उनकी जो पुत्र वधू थी वो इसलिए छोड़ना चाहती थी अकेला क्योंकि पुत्र की मृत्यु के बाद अब भगत जी पूरी तरीके से अकेले हो गए थे। अब भगत ने तो जीवन में कभी किसी से मदद मांगी नहीं थी, लेकिन अब वृद्धावस्था में आ गए तो देखभाल के लिए कोई ना कोई तो चाहिए उन्हें। वो नहीं सोच रहे थे कि मुझे कोई चाहिए सहारा। बहू को चिंता थी, उनके खाने पीने से लेकर उनकी बीमारी तक, दवा देने तक का ध्यान रखा। अब कौन रखेगा? तो उसे इस बात की चिंता भीतर से कचोटती थी कि क्या वह उन्हें इस अवस्था में अकेला छोड़कर चली गया, इसलिए वो नहीं गई। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है, पाठ के आधार पे बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखो। तो बाल गोविंद भगत का गायन सरल, भावपूर्ण और हृदय को छूने वाला होता था। कबीर के सरल पद जब उनके कंठ से निकलते तो वे जीवंत होते। उनके भजन सुनकर औरतों, बच्चे ये सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे। हलवाहों के कदम ताल में ताल उठने लगते और खेतों में काम करने वालों की उंगलियां लय में चलने लगती। उनके स्वर की तरंग एक स्वर्ण की ओर जाती हुई प्रतीत लगती थी। स्वर्ग, स्वर्णी, स्वर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग। दूसरी ओर श्रोताओं के मन में उतरती थी। उनके गीत समय, ऋतु और महीने के अनुसार होते थे, जो उनके आध्यात्मिक अनुभूति और गहराई को भी
दर्शाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। बाल गोविंद भगत के आधार पे उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, इसका इजीली लिखा हुआ है। ठीक है, ये अभी तक मेरे हिसाब से 1 या 2 बार आया है ना। फिर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों का अचरज का कारण क्यों थी? क्योंकि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, वे प्रतिदिन सुबह उठकर 2 मील दूर नदी में स्नान करने के लिए जाते, चाहे मौसम कैसा भी हो, ठंडी गर्मी बारिश। वे दोनों समय ईश्वर के भजन गाते थे, लेकिन साथ ही गृहस्थी के कार्य में भी कभी पीछे नहीं रहते थे। हर वर्ष गंगा स्नान के लिए अवश्य जाते थे और संतों के साथ बैठकी में सम्मिलित होते थे। उन्होंने ये नियम अपने अंतिम दिनों तक नहीं तोड़ा, जो अनुशासित और संयमी जीवन का परिचायक है। इसीलिए उनकी दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण बनी। ठीक है, फिर आता है अगला वाला, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत कबीर पर उनकी अपार श्रद्धा किन किन रूप में प्रकट हुई? तो बाल गोविंद भगत कबीर जी को अपना गुरु नहीं बल्कि साहब मानते थे और जीवन के हर क्षेत्र में उनकी शिक्षाओं का पालन करते थे। भगत की कबीर के प्रति श्रद्धा उनके पहनावे से लेकर उनके व्यवहार तक झलकती थी। वे सिर पर कनफटी टोपी और कमर में लंगोटी पहनते थे, केवल कबीर के रचित पदों को गाते और उनकी बताई राह पर चलते। खेती से जो भी उपज प्राप्त होती उसे पहले मठ में अर्पित करते और वहां से प्रसाद रूप में जो मिलता उसी से संतोष होते। कबीर की तरह भगत भी सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध खड़े होते थे। जैसे पुत्र की मृत्यु को उन्होंने आत्मा परमात्मा के मिलन का रूप मानते हुए शोक नहीं किया, बल्कि आनंद की अनुभूति की। इससे स्पष्ट होता है भगत के जीवन में कबीर के विचार ही सर्वोपरि थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि हाँ, ये तो खैर मैंने आपको बता ही दिया है। अभी छोटा सा क्वेश्चन, ये बड़े वाले का पार्ट हो गया। अब ये आता है क्वेश्चन कि गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से भर जाता था। चैप्टर के आधार पे बताओ। तो गांव का सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही नए जीवन से भर जाता था। खासकर आषाढ़ महीने में जब बादल छा जाते हैं और हल्की बारिश होने लगती है, तब वर्षों से सूखी पड़ी धरती की प्यास बुझती है। इससे किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आती है। कृषक वर्ग जो अब तक निराशा में डूबा था, अब उत्साह से भर उठता है। धान की रोपाई शुरू हो जाती है। पूरा का पूरा गांव खेतों में दिखाई देने लगता है। वर्षा का यह मौसम न केवल कृषि की दृष्टि से लाभकारी होता है, बल्कि पूरे ग्राम्य जीवन को उल्लास से भर देता है। खेत, किसान, कुदरत का एक लय में बन जाना, जीवन का एक उत्सव के रूप में यहाँ पे दिखाया जाना। ओके, फिर यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन ये है कि मोह और प्रेम में क्या अंतर है? ठीक है, तो देखो, मोह और प्रेम में अंतर स्पष्ट है। जहां मोह स्वार्थ से जुड़ा होता है, वहीं प्रेम निस्वार्थ होता है, अपने प्रिय के हित को सर्वोपरि मानता है। तो बाल गोविंद भगत का जीवन इस अंतर का सबसे सुंदर उदाहरण है। जैसे वे अपने पुत्र से गहरा प्रेम करते थे, लेकिन उसकी मृत्यु के समय उन्होंने शोक नहीं मनाया, बल्कि क्योंकि वो जानते थे कि पुत्र इस संसार के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा से जा मिला है। यही नहीं, उन्होंने पुत्र की मृत्यु के बाद पुत्र वधू को रोकने के बजाय उसके पुनर्विवाह का निर्णय लिया। यदि भगत चाहते या फिर उनके अंदर मोह होता तो वे अपनी सेवा के लिए उसे नहीं भेजते, लेकिन उन्होंने उसका भविष्य संवारने का मार्ग चुना। यह दर्शाता कि उनका प्रेम संकीर्ण नहीं बल्कि व्यापक और त्यागमयी है। ठीक है, कैसा व्यापक है और त्यागमयी है। ओके, तो इस प्रकार से आपका यह यहां पे हो जाएगा। हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। वेलकम बच्चों, वेलकम नए का भी और जो हमारे एग्जिस्टेंट हैं सभी का। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो गया। अब आप जल्दी से बताओ, क्या अब आप लोग तैयार हो अपने नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने के लिए? अगर हाँ तो जल्दी से बोलो यस सर जी, वी आर रेडी। जल्दी से बोलो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और तब तक जिस भी बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया है, आप सारे बच्चे वीडियो को, इस लाइव सेशन को जरूर से लाइक कर दीजिए। आपके लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो लाइक जरूर करें, शेयर करें दबा के इस सेशन को, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में। हाँ जी सर, हम तैयार हैं, तैयार हैं। ओके ओके, यस सर, वी आर रेडी। तो चलो फिर, चलो 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 आ जाओ। अब आता है बच्चों हमारा अगला चैप्टर, क्लास 10th का। ये हमारा हिंदी का चैप्टर है लखनवी अंदाज। तो क्वेश्चन नंबर 1, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से यह महसूस होने लगा
कि उनसे बातचीत करने के लिए वो तनिक भी उत्सुक नहीं थे नवाब साहब जी। तो लेखक जब सेकंड क्लास के डिब्बे में प्रवेश करता है तो नवाब साहब के चेहरे पर तुरंत ही लेखक को देखकर असंतोष आ जाता है। उन्हें एकांत में खलल का अनुभव होने लगता है और वे तुरंत खिड़की की ओर मुंह फेर लेते हैं। ठीक है नवाब साहब जी। तो लेखक जब उनकी ओर देखते हैं तो नवाब साहब फिर नजरें चुराते हैं। नवाब साहब का यही व्यवहार यह दर्शाता है कि वे लेखक से बातचीत में कोई रुचि नहीं रखते थे, बल्कि उन्हें साथ की जगह भी खलने लग रही थी, है ना। इस तरीके से लिखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, नवाब साहब ने बहुत यत्न से खीरा काटा, खीरे पे नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से खीरे को बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, यह उनके कैसे स्वभाव को दर्शाता है। तो बच्चों देखो, नवाब साहब ने लेखक को खीरा खाने का प्रस्ताव दिया, जिसे लेखक ने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। लेखक ने कहा नहीं, विनम्रता से। इसके बाद नवाब साहब ने बड़े सलीके से तौलिया बिछाया, खीरा धोया, खीरा काटा, उस पर नमक मसाला छिड़का, लेकिन अंत में सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसका कारण यह था, वे अंदर ही अंदर तो खीरा खाना चाहते थे, लेकिन अब भाई लेखक ने मना कर दिया तो लेखक के सामने अपनी नवाबी शान भी दिखानी थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने व्यवहार को दिखा के नफासत और बनावटी बड़प्पन की प्रवृत्ति को दिखाते हुए उसे फेंक दिया। ये अपने खाने तक को एक अभिनय की तरह लोग प्रस्तुत करते हैं। जो बड़े लोग होते हैं ना भाई साहब, ठीक है, जितने बड़े बड़े लोग होंगे वो हमेशा अपने खाने तक को भी ना ऐसा दिखाएंगे कि भाई मतलब नवाबों का खाना हो, ठीक है, शाहजहां का खाना हो। चलो, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो नवाब साहब ने 2 खीरे उठाए, खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से उन्हें धोया, फिर तौलिए से पोंछकर उन्हें अच्छी तरह से तौलिए पर रखा। इसके बाद उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला, खीरों के दोनों सिरों को काटा, गोद कर उनको रगड़ा और झाग निकाला, जिससे कड़वापन निकल जाता है। खीरा होता है उसको काट के उसके सिरे को रगड़ते हैं, फिर जो व्हाइट झाग सा निकलता है फेना जैसा। फिर बहुत नफासत से गोल गोल फांके काटी, प्रत्येक फांक पर जीरा मिश्रित नमक में छिड़का, तौली पर सजा। ये पूरी प्रक्रिया उनके सलीकेदार लेकिन बनावटी स्वभाव को दर्शाती है। तो सलीकेदार खाने का तरीका लेकिन बनावटी। अगला, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो उदाहरण दीजिए। अब ये सनक कहां से आ गया भाई? तो देखो, सनक यानी कि किसी भी चीज के लिए जुनून होना, गहरी लगन होना। जैसे कि मान लो कि एग्जांपल के लिए मेरी सनक ये है कि आपके लिए मैं हिंदी के लिए कम से कम अभी इस वीडियो के बाद में 2 से 3 वीडियो और लाऊं। तो ये मेरी सनक क्या है? सकारात्मक हो जाएगी कि इससे आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। तो ये 2 प्रकार की सनक होती है, एक नकारात्मक जो व्यक्ति को भ्रम और अहंकार में डाल देती है, एक सकारात्मक जो किसी महान उद्देश्य की पूर्ति में सहायक बन जाए। जैसे यदि किसी को सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य को पाने की सनक हो तो उसका परिणाम बेहद प्रेरणादायक होता है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, सावित्रीबाई फुले। इन्होंने अपने समय की सामाजिक रुकावटों को चुनौती देकर अपनी लगन से इतिहास रच दिया। विशेष करके सावित्रीबाई फुले, आप 11वीं क्लास में आओगे ना बच्चों, तो सावित्रीबाई फुले जी का पूरा चैप्टर है हिंदी में ही, आपको मैं वहां बताऊंगा अच्छे से इनके बारे में, जिन्होंने उस युग में महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी जब समाज इसके सख्त खिलाफ था। उन्होंने समाज की ताने, अपमान और विरोध को नजरअंदाज करके अपनी सनक को अपनी ताकत बना लिया, और आज इसी वजह से महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त कर पा रही हैं। उसमें उनकी सकारात्मक सनक का बहुत बड़ा योगदान है। इस तरीके से यदि सनक सही दिशा में हो तो जी हां, इतिहास बदल भी सकता है। ठीक है, अगला, आप लखनवी अंदाज निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस निबंध को हम झूठी नवाबी शान भी कहा जा सकता है, क्योंकि नवाब साहब ने दिखावे की खातिर अपनी खीरा खाने की इच्छा तक का त्याग कर दिया। इसके अलावा इसे कहते हैं अमीरों की मानसिकता की दरिद्रता, ये भी कह सकते हैं, नकली का बड़प्पन का पता भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि नवाब साहब की ऊंची सोच केवल बाहरी प्रदर्शन तक ही नहीं बल्कि उनके व्यवहार तक में सीमित थी, खाने तक में बेसिकली सीमित थी, है ना, इस तरीके से। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया, ये चैप्टर भी। अब हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ। तो एक बार सारे बच्चे बताओ, क्या आप लोग अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो जल्दी से बोलो यस सर, और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए जिसने भी नहीं किया है। ओके, वेरी गुड। जी हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, यस सर यस सर, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट।
हाँ जी सर, आ गया समझ में, क्या बात है सर। आप जैसे ये तरीका है पढ़ाने का, समझाने का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। ओके सर, कितनी देर क्लास चलेगी बच्चों? अभी आपकी जो क्लास है ना, आप ये मान के चलो आधा घंटा और चलेगी। आधा घंटा नहीं तो 20 से 25 मिनट तो आप कंफर्म मान लो, ठीक है। ओके ठीक है। देखो अभी हम यहाँ पे जो है ना, जस्ट 1 मिनट। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, अब हम इस वीडियो में क्लास 10th का, आपका हिंदी का जो चैप्टर 10th के लीजिए, एक कहानी यह भी, इसका डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा है? तो किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा बच्चों, आओ देखो। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर दो प्रमुख लोगों का गहरा असर पड़ा है। एक तो पिताजी का, पिताजी के व्यक्तित्व की खूबियां एवं खामियां दोनों का ही प्रभाव, और देश प्रेम की भावना और जीवन के कई मूल्यों पर इनकी नींव पड़ी। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, लेखिका को साहित्य की दुनिया में कदम रखने का हौसला इन्होंने ही दिया, उनमें आत्मविश्वास भी इन्होंने ही भरा। उनकी प्रेरक बातें, पढ़ाई, देशभक्ति के दोनों के लिए मन्नू भंडारी के मन में उत्साह जगाने का कारण बनी, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके से यहां पे हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक कहानी यह भी आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कह के बताया। तो भटियार खाना कह के क्यों बताया ये बताइए, ठीक है। तो चलो फिर बताते हैं आपको अच्छे से। देखो, तो लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना इसलिए कहा क्योंकि इनके पिता का यह मानना था, लड़कियों का पूरा समय और उनकी ऊर्जा रसोई के कामों में लग जाती है, जिससे उनकी असली प्रतिभा, असली काबिलियत दब जाती है। इसीलिए जो लेखक हैं, ठीक है, लेखिका के पिताजी, वो ये कहते हैं कि रसोई में दिन भर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, जैसे भट्टी में आग जलती रहती है। इसी व्यस्तता में लड़कियां अपनी पढ़ाई या अपने सपनों को पूरा करने का वक्त तो नहीं निकाल पाती हैं, वह सिर्फ खाना पकाने तक ही सीमित रह जाती है, जिससे उनकी छुपी हुई प्रतिभा बाहर आ ही नहीं पाती है। इसीलिए इसको भटियार खाना कहा गया रसोई को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हुआ, ना ही अपने कानों पर? तो वो घटना कौन सी थी बच्चों जिसको लेकर के बेसिकली विश्वास नहीं हुआ? सबसे पहला, लेखिका के पिता को कॉलेज की प्रिंसिपल ने एक ऐसा पत्र भेजा था जिसमें उनके खिलाफ, मन्नू भंडारी जी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की एक बात कही गई थी। पिताजी इस बात से बहुत नाराज थे, और जब पिताजी कॉलेज गए ना, तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी इतनी साख और ताकत है कि बिना उनकी मौजूदगी के लड़कियां क्लास में नहीं जाती। ये देखकर उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि उनकी बेटी देश की पुकार पर खड़ी है और जो कुछ भी कर रही है वो सही है। जब पिताजी घर आकर यह बात खुशी खुशी बताने लगे, तो लेखिका को यह सुनकर अपने कानों पे और अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पिताजी ये बात कह रहे हैं, जो इतनी पाबंदियां लगाते थे शुरुआत में, और आज जब मेरा क्या बोलते हैं हौसला देखा, असलियत में जाना, तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो कान और आंखों पे विश्वास नहीं हुआ मन्नू भंडारी जी को। फिर अगला क्वेश्चन, लेखिका मन्नू भंडारी के अपने पिता से वैचारिक टकराहट, इसको अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों देखो,
मन्नू भंडारी और उनके पिता के विचारों में अक्सर टकराव होता था। कैसे? उनके पिता अंदर ही अंदर उलझनों से भरे हुए थे। एक तरफ वे चाहते थे कि बेटी विशिष्ट बने, दूसरी तरफ समाज की पुरानी सोच के अनुसार वो जैसी है वैसी ही रहे। वे लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ नहीं थे कभी उनके पिता, लेकिन उनका मानना यह था कि महिलाओं का काम केवल घर तक सीमित होना चाहिए। वे नहीं चाहते थे कि बेटी लड़कों की तरह स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ले या सार्वजनिक जगहों पर बोलती रहे। पिताजी चाहते थे कि मन्नू देश और समाज के प्रति जागरूक तो रहे, पर जागरूकता एक हद तक होनी चाहिए, यह बाहर जाके क्रांतिकारी की तरह नहीं होना चाहिए। बेटी का हड़ताल में हिस्सा लेना, सड़कों पर भाषण देना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। इस वजह से दोनों के बीच में अक्सर टकराहट होती रहती थी। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पे बताई गई है। फिर अगला है बच्चों यहां पे हमारा 5वां क्वेश्चन, एक कहानी यह भी आत्मकथ्य के आधार पे स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको यहां पे समझ सकते हैं। देखो, 1942 से 1947 के बीच जब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की लहर पूरे जोश और उत्साह से चल रही थी, तब हर युवा देश की आजादी के लिए आगे आ रहा था। स्कूल और कॉलेज का माहौल भी पूरी तरह बदल चुका था। इसी समय लेखिका मन्नू भंडारी ने भी देश की पुकार सुनकर इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपने पिता की इच्छा के विपरीत वह सड़कों पर नारेबाजी करती हुई, हड़तालें करती हुई जुलूसों में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने भाषण, अपने उत्साह, अपने नेतृत्व से न सिर्फ आंदोलन को समर्थन दिया, समर्थन के साथ साथ युवाओं को सक्रिय भी किया और प्रेरित भी किया। मन्नू भंडारी का यही साहस, यही योगदान उस समय युवा शक्ति की सबसे बड़ी मिसालों में से एक था। ठीक है, तो आंसर ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की 4 दीवारी तक ही सीमित था, बाहर कभी नहीं। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर बताओ। तो बच्चों, आज की लड़कियों की स्थितियां पहले से कहीं बेहतर हैं। पहले लड़कियों का दायरा घर की 4 दीवारी तक ही सीमित था, जैसे इस चैप्टर में है, लेकिन अब वे घर से हर क्षेत्र में लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम भी कर रही हैं। आज लड़कियों को समान अवसर मिल रहे हैं, वे पढ़ाई में आगे, खेलकूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। टेबल टेनिस, हॉकी, दौड़, ऐसे खेलों में लड़कियां पुरुषों के बराबर या उससे भी आगे निकल रही हैं। परिवार और समाज भी लड़कियों को प्रोत्साहित कर रहा है। इसीलिए आज लड़कियों के लिए सीमाएं नहीं बल्कि अवसर अधिक हैं। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से इसको यहां पे समझ सकते हो। फिर अरे ये तो खत्म हो गया। हाँ देखो, टोटल मिला के इस चैप्टर से आपके यही 6 क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो सारे बच्चे जल्दी से बोलो कि आपको समझ में आ गया। अगर हाँ, यस सर जी लिख दो जल्दी से। और अब हम डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को। ठीक है, तो आपको अगर ये समझ में आ गया है तो फटाफट बताओ, फिर हम लोग अपने अब नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कशन करें। ठीक है, जल्दी से बताओ बच्चों, आ गया होगा समझ में जहां तक है। ठीक है, यस सर, समझ गए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस सर जी। सर कल आईटी का क्लास लेना बच्चों। देखो, अगर आईटी का पेपर हम अरेंज कर पाए कहीं से तो आपको बता देंगे। ठीक है, वैसे आईटी ये सब्जेक्ट हम पढ़ाते नहीं है तो इसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते हैं। चलो, अगला है हमारा चैप्टर क्लास 10th का, ये हिंदी का हमारा चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। तो आओ, क्वेश्चन नंबर 1, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? नौबत खाने में इबादत पाठ के तहत भी बताओ। तो देखो, शहनाई की दुनिया में डुमराव को विशेष रूप से इसलिए याद किया जाता है क्योंकि ये वही स्थान है जहां महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। इस गांव की खास बात यह भी थी कि शहनाई में जो रीढ़ लगाई जाती है वो एक विशेष प्रकार की घास से बनती है और मुख्यतः ये सोन नदी किनारों पर डुमराव में ही पाई जाती है। इसीलिए डुमराव न केवल बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है बल्कि शहनाई निर्माण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है बच्चों? तो बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे इस वाद्य यंत्र के माध्यम से मांगलिक अवसरों की पवित्रता को सुरों में ढालने में माहिर थे। जैसे दक्षिण भारत में नागास्वरम को शुभ संकेत माना जाता है, वैसे ही उत्तर भारत में शहनाई को मंगल ध्वनि का प्रतीक माना जाता है।
बिस्मिल्लाह खां ने इस वाद्य यंत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को उनके द्वारा बजाई गई शहनाई की ध्वनि पूरे देश में गूंज उठी थी और इस ऐतिहासिक भूमिका के कारण उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई? तो बच्चों, सुशिर वाद्य वे यंत्र होते हैं जिसमें सुराग होते हैं, उन्हें जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। शहनाई इन्हीं सुशिर वाद्यों की विशेष श्रेणी में आती है। बिस्मिल्लाह खां की अथक साधना और संगीत के प्रति समर्पण ने शहनाई को अन्य वाद्यों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली और शुभ ध्वनि का प्रतीक बना दिया था। इसी कारण इसे शाहे नए अर्थात सुशिरों वाद्यों का सम्राट इसकी उपाधि दी गई है। ठीक है ना, इस तरीके से। सर मॉर्निंग में भी क्लास है? जी हाँ बच्चों, मॉर्निंग में आपकी क्लास होगी 5:30 पर। मैथ की क्लास थोड़ी लेट हो गई थी, बट डोंट वरी, हिंदी की क्लास आपकी 5:30 AM पर पक्का होगी। आज हम अभी हिंदी के लिए आपके और भी कुछ कंटेंट नया नया बनाएंगे आपके लिए, तो उसको भी हम दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर देते थे? तो देखो, बिस्मिल्लाह खां काशी में हो रहे बहुत सारे परिवर्तन से बहुत परेशान थे, व्यथित थे, जो वहां की सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान को धीरे धीरे मिटा रहे थे। जैसे सबसे पहले उन्होंने इस बात का दुख जताया कि वहां के खान पान में पहले जैसी शुद्धता और स्वाद अब नहीं रहा है। देसी घी में बनी कचौड़ी जलेबी का, हाय 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 हाय, आप जाओ काशी, देसी घी में बनी कचौड़ी और जलेबी का असली स्वाद ना मिले तो क्या फायदा? अब वो खो गया है। साथ ही काशी की पुरानी मान्यताएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। एक समय जहां लोग आपसी सद्भाव प्रेम में रहते थे, वहां अब सांप्रदायिक सोच पनपने लगी है। उन्हें यह देखकर भी पीड़ा होती है कि पहले जहां संगीतकारों को आदर और महत्व मिलता था, अब उनकी उपेक्षा की जाने लगी है, जिससे संगीत का अभ्यास यानी रियाज भी प्रभावित हुआ है। इसके अलावा संगीत, साहित्य और अदब, ये सारी परंपराएं काशी से अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, जो कि इसकी आत्मा कहलाती थी कभी। ठीक है, ये चीज। अगला क्वेश्चन, नौबत खाने विवादित पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? तो आओ आंसर कैसे लिखेंगे। देखो, बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की मिली जुली संस्कृतियों का जीवंत उदाहरण। कैसे? वे अपने मजहब के प्रति पूर्ण आस्था रखते थे, लेकिन साथ ही दूसरे धर्मों और त्योहारों के प्रति भी उतना ही सम्मान रखते थे। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र तक भी 5 वक्त की नमाज पढ़ी, सच्चे सुर की दुआएं मांगते रहे। मुहर्रम के पूरे 10 दिन और उनका पूरा परिवार ना तो शहनाई बजाते थे, ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। 8वीं तारीख को वे दाल मंडी से फातमान तक की 8 किलोमीटर की दूरी नोहा बजाते हुए तय करते थे और उनकी भीगी आंखें हर श्रोता को भावुक कर देती थी। यही नहीं, वे काशी के बाबा विश्वनाथ और बालाजी मंदिर में भी गहरी आस्था रखते थे और वहां शहनाई बजाते थे। जब वे काशी से बाहर होते तो भी मंदिरों की ओर मुंह करके शहनाई बजाना नहीं भूलते। इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि बिस्मिल्लाह खां केवल एक मुसलमान ही नहीं, बल्कि भारतीय साझा संस्कृति के सच्चे प्रतीक थे। इस प्रकार हाँ, यहां तक आपका आंसर होगा। ठीक है, आंसर आपका इस तरीके से यहां तक हो जाएगा। चलो, अब आता है अगला क्वेश्चन। अब आपको इस पार्ट के आधार पे कुछ आशय बताने, जैसे कि फटा शून्य बख्शें, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। इस पंक्ति में बिस्मिल्लाह खां ने सुर और कपड़े की तुलना करते हुए ये कहा, सुर की श्रेष्ठता को उजागर किया। कैसे? उनका मानना ये, अगर कपड़ा फट भी जाए तो उसे सिलकर ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर सुर बिगड़ गया तो उसे दोबारा नहीं सही किया जा सकता। यही वजह है कि वे हमेशा खुद से यही दुआ करते थे कि चाहे उन्हें धन संपत्ति मिले ना मिले, लेकिन सुर की सच्चाई, पवित्रता अवश्य मिले, क्योंकि उनकी पहचान और आत्मा सुरों में ही बसती है। ठीक है, दूसरी लाइन, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वही तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। तो यहां पे ये बात स्पष्ट होती है कि बिस्मिल्लाह खां के लिए सुर केवल संगीत तत्व ही नहीं, बल्कि उनकी वह आत्मिक साधना का हिस्सा थे। वे अपने सुरों में वह गहराई चाहते थे जो श्रोताओं के हृदय को छू सके और उनकी आत्मा तक पहुंच जाए। वे खुदा से यही मन्नत मांगते थे कि उनके सुरों में इतनी भावनात्मकता शक्ति हो कि सुनने वालों की आंखों से सच्चे आंसू झरने लगे। यही उनकी
लिए उनकी कला की सबसे बड़ी सफलता और संतोष था। ठीक है, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हुआ। फिर आता है यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं को व्यक्त कीजिए या उल्लेख कीजिए जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया, यानी कि उन्हें और ज्यादा समृद्ध बनाए, ये बताइए। तो देखो, बिस्मिल्लाह खां की संगीत यात्रा में कुछ विशेष घटनाएं और कुछ व्यक्तियों का बड़ा योगदान रहा है जिन्होंने इन्हें सुर साधने में मार्ग प्रदान किया है, प्रसिद्ध किया है। सबसे पहला, जब वे बालाजी मंदिर जाया करते थे तो रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर से होकर गुजरता था। वहां से आने वाली ठुमरी, टप्पा, दादरा की स्वर लहरियों में उनके मन में संगीत के प्रति गहरी जिज्ञासा और ललक पैदा की। जब वे केवल 4 वर्ष के थे तब वे चुपके से अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुना करते थे। नाना के उठ जाने के बाद उसी स्थान पर बैठकर वैसी मधुर ध्वनि निकालने का प्रयास करते थे। यहीं से उनके भीतर सुर की पहचान विकसित होने लगी। इसके अलावा उनके मामा लोगों ने भी उनकी संगीत साधना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखो। तो बिस्मिल्लाह खां अपने धर्म की परंपराओं को अत्यंत श्रद्धा और सच्चाई से निभाने वाले व्यक्ति थे। मुहर्रम और शहनाई का उनके जीवन में एक विशेष स्थान था। मुहर्रम के दिन वे हजरत इमाम हुसैन और उनके परिजनों की शहादत को याद करते हुए 10 दिन तक शोक मनाते थे। इस अवधि में ना तो वे स्वयं शहनाई बजाते थे और ना ही उनका कोई पारिवारिक सदस्य किसी संगीत कार्यक्रम में भाग लेता था। यह समय संगीत से पूर्ण परहेज का उनका होता था। मुहर्रम की 8वीं तारीख को वे पैदल दाल मंडी से फातमान तक की 8 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आंखों में आंसू और शहनाई पर मातमी धुनों के साथ नोहा बजाते थे। इस दृश्य को देखकर हर कोई भावुक हो उठता था। एक महान कलाकार का यह भावनात्मक और मानवीय रूप लोगों के दिलों में उनके लिए गहरा सम्मान पैदा करता था। ठीक है, ओके, तो यहां पे ये चैप्टर पूरा हो गया। अब हमारा सबसे आखिरी वाला चैप्टर बच जाता है बच्चों, जो कि है यहां पर संस्कृति। ठीक है, तो सारे बच्चे बोलो, क्या अब आप तैयार हो अपने चैप्टर नंबर 6 संस्कृति को समझने के लिए? अगर हाँ तो जल्दी से बोलो यस सर जी, फिर हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, और जिस बच्चे ने भी अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक फटाफट से कर दीजिए और फटाफट बोलो अगर आप लोग रेडी हो अगले वाले चैप्टर को समझने के लिए। जल्दी से बोलो। हाँ जी सर ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है बच्चों। हिंदी में आपका ये जो क्षितिज वाली किताब है, ठीक है, इस क्षितिज वाली किताब से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा, ध्यान रखना इस बात को। चलो अब हम डिस्कशन करते हैं बच्चों क्लास 10th का हिंदी का जो हमारा चैप्टर है संस्कृति। अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, अब है पहला क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं आई है? तो बड़े ध्यान से देखो, लेखक के अनुसार आज के समय में सभ्यता और संस्कृति जैसे शब्दों का उपयोग होता तो बहुत है, लेकिन इसकी वास्तविक समझ अभी तक स्पष्ट किसी को नहीं आई है। दरअसल लोग इन दोनों ही शब्दों को अपने अपने ढंग से परिभाषित करते हैं। लोग अक्सर इन पर भारी भरकम विशेषणों का प्रयोग करके इन्हें और जटिल बना देते हैं। लेखक मानते हैं कि आमजन ही नहीं, यानी कि हम आम लोग ही नहीं, बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग भी इन शब्दों को अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करता है, जिससे इनका मूल अर्थ न जाने कहां छूट गया। यही कारण है कि अब तक समाज में इन शब्दों को लेकर कोई सार्वभौमिक या फिर यूं कहें स्पष्ट समझ अभी तक विकसित हो ही नहीं पाई है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? तो देखो बच्चों, आग की खोज को मानव इतिहास का सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसने मनुष्य के जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। जब आग की खोज नहीं हुई थी तब मनुष्य प्रकृति पर पूरी तरीके से निर्भर था, बेहद सीमित संसाधनों से जी रहा था। ठीक है, आग ने उसे भोजन पकाने, सर्दी से बचने, अंधकार में प्रकाश पाने का उपाय दिया। इसके अतिरिक्त जंगली जानवरों से सुरक्षा, औजार बनाने जैसे कई क्षेत्रों में भी आग ने उपयोगिता साबित की। संभवतः इन्हीं आवश्यकताओं जैसे भोजन, सुरक्षा, गर्मी, प्रकाश आग की खोज को प्रेरणा दी होगी। उस समय के हिसाब से यह क्रांतिकारी खोज थी जिसने मानव समाज को
आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा, है ना। तो देखो, सुई धागे का आविष्कार मानव जीवन की एक अहम आवश्यकता की पूर्ति के रूप में हुआ होगा। कैसे? पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में मौसम की स्थिति काफी अलग अलग होती है, चरम होती है। जब मनुष्य इन प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाया होगा, तब उसने ऐसे साधन की खोज शुरू की होगी जिनसे वो अपने शरीर को ढक सके। अब इसी आवश्यकता ने उसे कपड़े सिलने की दिशा में प्रेरित किया होगा। संभवतः सुई धागे का ऐसे जन्म हुआ होगा। प्रारंभ में यह मौसम से बचाव के लिए उपयोग हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित हुई, उसके भीतर बेहद बेहतर और आकर्षक परिधान बनाने की इच्छा बढ़ी। तब सुई धागे का उपयोग एक कलात्मक स्तर पर भी होने लगा। इसीलिए यह आविष्कार केवल शारीरिक सुरक्षा ही नहीं, बल्कि व्यक्तित्व अभिव्यक्ति से भी जुड़ गया। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 4 यह है, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए जाते हैं? न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? क्योंकि देखो, लेखक के अनुसार संस्कृत व्यक्ति वही कहलाता है जो अपनी प्रतिभा, अपने ज्ञान से नई नई चीजों को खोज करता हो, ना कि केवल सीखी या पढ़ी बातों को दोहराता हो। न्यूटन को संस्कृत मानव इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण जैसे मूलभूत सिद्धांतों की खोज की अपने विवेक और अपने अवलोकन से। आज बहुत से लोग इस सिद्धांत को जानते हैं, उसे समझते हैं, लेकिन उन्होंने खुद कुछ नया नहीं खोजा, इसलिए वे संस्कृत व्यक्ति नहीं कहलाते। केवल जानकारी होना पर्याप्त नहीं होता है। संस्कृत व्यक्ति बनने के लिए उसमें विश्लेषण करने की दृष्टि, मौलिक सोच और नए विचारों को जन्म देने की क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए न्यूटन जैसे खोजकर्ता को सच्चे संस्कृत व्यक्ति माना जाता है। ओके, ऐसे बताएंगे। अगला क्वेश्चन, मानव की संस्कृति या फिर मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। किन्हीं दो प्रसंगों के माध्यम से आप मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टा की गई, उसको बताओ। किन दो प्रसंगों में? तो देखो, भारत की संस्कृति विविधता में एकता की मिसाल है, लेकिन इतिहास में कई बार इसे तोड़ने बांटने की कोशिश की गई। पहला उदाहरण ब्रिटिश शासन का है। जब अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, तब भारतीय समाज को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में तनाव पैदा करने का हर संभव प्रयास किया। दूसरा एग्जाम्पल 1909 का है, जब अंग्रेजों ने सांप्रदायिक मताधिकार प्रणाली लागू की। इसके माध्यम से वे लोगों को उनके धर्म के आधार पर अलग अलग प्रतिनिधित्व देने लगे, जिससे सामाजिक एकता का खतरा हुआ। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद भारत की सांस्कृतिक एकता बनी रही और लोगों ने ऐसी विभाजनकारी कोशिशों का डटकर सामना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको यहां पे आशय स्पष्ट करना है कि मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे संस्कृति कहें या असंस्कृति। हम लोग जो भी आविष्कार करते हैं, ठीक है, हमारी जो भी आवश्यकताएं होती है आविष्कार कराती हैं, वो संस्कृति या असंस्कृति है। तो मनुष्य आदिकाल से ही अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहा है। पहले जब जंगलों में अकेला रहता था, तब जानवरों और दूसरे मनुष्यों से रक्षा के लिए पत्थर और धातु के हथियार बनाए। जैसे जैसे मानव सभ्यता ने प्रगति की, वैसे वैसे उसकी असुरक्षा बढ़ती गई। इसके परिणाम स्वरूप उसने कौशल, बुद्धि के बल पर आधुनिक सुरक्षा साधनों जैसे रासायनिक हथियार, जैविक हथियार और परमाणु अस्त्रों का निर्माण किया। सुरक्षा के लिए तकनीकी विकास एक हद तक आवश्यक हो सकता है, लेकिन जब यही साधना इतनी विनाशकारी शक्ति से लैस हो जाए कि एक बटन दबाने से पूरी पृथ्वी का जीवन अंत हो सकता है, तब प्रश्न ये उठता है कि क्या यह संस्कृति है? लेखक के अनुसार जब मनुष्य की योग्यता ऐसे उपकरण गढ़ने लगे जो स्वयं उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन जाए, तो उसे संस्कृति नहीं बल्कि असंस्कृति कहना ज्यादा उचित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, बताओ। तो मेरे विचार में संस्कृति किसी समाज की आत्मा होती है, जिसमें उसकी सोच, उसका मूल्य, व्यवहार और जीवन दर्शन समाहित होते हैं। यह इस बात को भी दर्शाती है कि हम दूसरों से किस तरह पेश आते हैं, हम किस नैतिकता के साथ जीते हैं और अपनी भावनाओं या विचारों को कैसे प्रकट करते हैं। दूसरी ओर एक तो संस्कृति हो गई, अब सभ्यता।
सभ्यता बाहरी रूप से दिखाई देने वाले एक व्यवहार है, जैसे रहन सहन का तरीका, खान पान की शैली, तकनीकी विकास, वस्त्र पहनने की आदत है। इस प्रकार संस्कृति हमारे भीतर की सोच और मूल्यों को दर्शाती है, जबकि सभ्यता हमारी बाहरी जीवन की अभिव्यक्ति है। ये दोनों भले ही अलग हों, लेकिन एक दूसरे से गहराई रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से गहराई रूप से ये दोनों ही जुड़े हुए हैं। ओके, ओहो, ये तो पूरा हो गया हमारा, है ना। अब देखो, अभी हम या फिर मॉर्निंग में आपके लिए एक नया लाइव सेशन अटेंड करेंगे, जिसके अंदर कृतिका जो आपकी किताब है, इसके आपके जो 3 चैप्टर हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इन तीनों ही चैप्टर का वन शॉट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वाले लाइव सेशन में। ठीक है, तो हमारा आज का ये जो सेशन है बच्चों, ये सेशन अब हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है, जिसके अंदर आपको मैंने क्षितिज भाग 2 का आपका जो गद्य खंड है, इसके ऑल चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हर एक चैप्टर से, पिछले 10 साल के PYQ से इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस, उन सभी को बता दिया है। और आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार सारे बच्चे बताओ, क्या आपका रिवीजन, क्या आपकी प्रैक्टिस, क्या आपकी प्रिपरेशन इस वीडियो के माध्यम से क्षितिज वाली किताब की अच्छे से हो गई? अगर हाँ, तो चैट सेक्शन में या कमेंट में जल्दी से लिख के बताओ यस सर जी। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे हैं जिनको यहाँ पे ढंग से समझ में आया। एक बच्चा लिख रहा है नो सर और हंसने वाला इमोजी, हम समझ गए। ओके, ठीक है, ओके, वेरी गुड। हाँ जी सर। चलो बच्चों, अभी से थोड़ी देर के बाद ही एक नया सेशन अटेंड होगा आपके लिए, जो ग्रामेटिकल पार्ट है, ग्रामेटिकल नहीं, राइटिंग वाला। जो आपका राइटिंग पार्ट है ना, जैसे पत्र लेखन हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद ईमेल लेखन हो गया, ठीक है, संदेश लेखन हो गए, और भी जो सारी चीज़ें, अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन लेखन, ये सब कुछ आपको मैं थोड़ी देर में एक नया लाइव सेशन अटेंड करूंगा, उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो आप सारे बच्चे उस सेशन को जरूर ज्वाइन करना, थोड़ी देर में 10-15 मिनट के अंदर ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, थोड़ी देर का वेट करो, मिलेंगे जल्दी ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।